तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो नागपुर दौरा है वो कई मायनों में विशेष है और यही आज हमारे विशेष की चर्चा का विषय भी है। आज हमारा विशेष है पीएम का नागपुर से संदेश, सेवा और संकल्प। पीएम का नागपुर से संदेश, सेवा और संकल्प। किस तरह से प्रधानमंत्री ने नागपुर से संदेश दिया है, सेवा और संकल्प का इसके क्या मायने हैं, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही साथ इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अश्विनी मिश्रा नागपुर से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का को कवर किया है और उसकी लाइव जो रिपोर्टिंग है वो भी की है। अब दोनों लोगों का स्वागत है। प्रफुल्ल केतकर जी, आपके साथ अगर शुरुआत करना चाहें तो प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक तरह से संघ के बारे में बताया और कहा कि ये एक अक्षय वृक्ष की तरह है, अबिट जो इसको कहा कि ये महान वट वृक्ष के रूप में अब दुनिया के सामने है, जो 100 साल की का जो सेवा और संकल्प का जो आरएसएस का एक संकल्प रहा है, उसको देखते हुए किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या ये जो प्रधानमंत्री का भाषण था, संबोधन था, वो किसी भी तरह से देखा जाए ये क्या आरएसएस को दुनिया के लिए समझने के लिए एक मंत्र कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि संघ को समझने का भी एक मौका था लोगों के लिए? निखिल, ऐसा है कि मीडिया की दृष्टि से और बाकी राजनीतिक जो विश्लेषक होते हैं उनकी दृष्टि से अलग अलग आयाम इस दौरे के हो सकते हैं। लेकिन एक स्वयंसेवक के नाते जिस कह सकते हैं हम कि जिस स्कूल से प्रधानमंत्री मोदी निकले हैं, उसके आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार की स्मृति पर उनके जन्मदिन के दिन पुष्पांजलि अर्पण करना, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दीक्षा भूमि में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना, और फिर माधव नेत्रालय जो संघ के द्वितीय सरसंघ चालक थे श्री गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर, उनकी स्मृति में ये नेत्रालय जो शुरू हुआ है, जब आई सुपर स्पेशलिटी एक तरह से हॉस्पिटल है जो पिछले 30 वर्ष से वैसे तो नेत्र पेढ़ी के रूप में, आई बैंक के रूप में काम कर रहा था, लेकिन अभी सुपर स्पेशलिटी के रूप में उसका एक्सटेंशन का काम शुरू हो गया है, तो उसका लोकार्पण करने गए थे। ये मुझे लगता है कि अलग तरीके से संघ के लिए भी और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी एक अलग क्षण था। लेकिन मूल जो मंत्र है संघ का, मैं नहीं हम या अहम नहीं वयम, जो प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषण में कहा, ये वटवृक्ष बीज के रूप में इसी रेशिमबाग से शुरू हुआ था। ये मेमोरियल है जहां से सरसंघ चालक उस समय के डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, उन्होंने नागपुर से ही संघ की नींव रखी थी। मुश्किल से यहाँ से 700-800 मीटर पर महाल कार्यालय है जहां पे पहली शाखा लगी थी, और ऐसे में उस स्थान पर जाकर आज के दिन, वर्ष प्रतिपदा के दिन, हिंदू नव संवत्सर के दिन वहां पे अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना और इस नेत्रालय का उद्घाटन करना, ये दोनों मुझे लगता है विशेष थे। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि जो बीज के रूप में जो शुरू हुआ था, उसका एक मंत्र रूप में आज वो बहुत बड़ा हो गया है। विविध क्षेत्रों में वही दृष्टि, वही संकल्प और वही सेवा भाव दोनों के भाषणों में जो आया, प्रधानमंत्री जी के भी और सरसंघ चालक जी के भी, डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी इस समय जो संबोधित किया कि ये दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आंखों वाली दृष्टि नहीं, समाज की जो दृष्टि है वो बदलना, और ये सेवा की दृष्टि, देशभक्ति की दृष्टि संघ ने पिछले 100 वर्ष में जो स्थापित करने का काम किया है, उसी का परिणाम है कि एक तरफ प्रधानमंत्री के स्थान पर एक स्वयंसेवक है और दूसरी तरफ जो हमारे संस्कृति के चिरंतन मूल्य है उसको समाज में भी और विश्व भर में भी स्वीकार्यता मिल रही है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा संदेश था संघ क्या है, ये समाज को और विश्व को समझाने के लिए। जी, निश्चित तौर पर। अश्विनी, अगर सीधे तौर पर आपसे समझने की कोशिश करें, चूंकि प्रधानमंत्री की विजिट है और लोकतांत्रिक देश में पीएम की विजिट किसी भी तो जाहिर तौर पर उसके राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जाते हैं, बहुत सारे लोग उसको अपनी अपनी तरह से परिभाषित करते हैं। आपसे अगर समझना चाहें प्रधानमंत्री के इस दौरे के क्या मायने हैं?
निश्चित तौर से निखिल, अगर देखें तो जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, भारत के शाश्वत मूल्यों के पुनर्स्थापना का जो महायज्ञ चल रहा है, अगर उसका शंखनाद पूरी दुनिया में होता है, प्रधानमंत्री अगर भारत के अग्रदूत के रूप में विश्व के अलग अलग देशों में जाकर सिंहनाद करते हैं भारत भारतीयता के मूल्यों को लेकर, तो आज नागपुर से संघनाद हुआ है जिसको पूरी दुनिया ने सुना है, पूरे देश ने सुना है। लोगों के दृष्टि दोष भी इससे निवारित होते हैं क्योंकि माधव नेत्रालय का भी स्थापना हुआ है, उसके विस्तारित परिसर की स्थापना हुई है जहां पर नेत्र निदान होगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि इदम राष्ट्रम इदम नामम, ये द्वितीय सरसंघ चालक सदाशिवराव गोलवलकर जी ने कहा। पूज्य गुरु जी आद्य सरसंघ चालक हेडगेवार जी ने कहा कि जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है वो किस तरीके से स्थापित किया गया है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता के सामने जाकर शत शत नमन करना, साथ ही साथ द्वितीय सरसंघ चालक गुरु जी के सामने प्रणाम करना। भले ही वो आज नहीं है पार्थिव रूप में, लेकिन जो ज्योति वो जला के गए हैं, जो ऊर्जस्वी स्वरूप में तेज पुंज के रूप में वहाँ पर रेशम बाग में हेडगेवार स्मारक मंदिर में, स्मृति मंदिर में वो हैं, वहाँ पर प्रधानमंत्री का पहुँचना और उसके बाद राष्ट्र के कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, जन जन के कल्याण के लिए, आरोग्य के लिए, निदान के लिए, और दूसरे चरण में अगर देखो तो दीक्षा भूमि जाना, और साथ ही साथ सशस्त्र बलों के शस्त्रागार का, सोलर सिस्टम के, डिफेंस सिस्टम का उसको दौरा करना, पिनाक जैसे जो यहाँ पर अस्त्र बनते हैं, पिनाक खुद ही आप जानते हैं कि किस तरीके से वो तुड़ीर से निकलने वाले जो हमारे पुराने शस्त्र हैं उनके नाम पर हमने ये मिसाइलें बनाई हैं, एयर टू डिफेंस सिस्टम बनाए हैं। तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत कैसे सबल भारत, सशक्त भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत के साथ साथ समरस भारत और एकात्म भारत का स्वरूप देख रहा है। भारत कभी भी एक रूपता की बात नहीं करता है, संघ कभी एक रूपता की बात नहीं करता, एकात्मता की बात करता है, और उसी एकात्मता का बोध कहीं ना कहीं आज हुआ है नागपुर से, जो कि हृदय स्थल है, भारत का मुख्य केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है, साथ ही साथ अगर देखें तो केंद्र बिंदु भी है। तो एक चीज मैं ये कहूंगा कि ये हमारे उन्हीं सतत शाश्वत मूल्यों की वैश्विक अभिव्यक्ति है, राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। एक स्वयंसेवक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कई बार आए हों, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में आए हों, प्रधानमंत्री के रूप में जब वो नागपुर का उन्होंने दौरा किया तो मनीषियों के श्रद्धावनत होते हुए उन्होंने आगे की भी राह दिखाई। 2047 तक किस तरीके से भारत के आत्मनिर्भर स्वरूप को दुनिया देख रही है, जगत गुरु भारत के स्वरूप की जो कल्पना गुरु जी ने और आद्य सरसंघ चालक ने की है, उसकी प्रतिष्ठापना के लिए जो कार्य की जा रही है। और निश्चित तौर से मैं एक बार फिर वही कहूंगा कि परम वैभव पर स्थापित करने के लिए राष्ट्र के युवा, राष्ट्र की शक्ति या राष्ट्र की संगठना, राष्ट्र के लोग, राष्ट्र की जनमानस किस तरीके से तैयार हो, उसकी भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है। निखिल जी बिल्कुल, इसकी भी अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं पर हुई है। प्रफुल्ल जी, आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 2047 का उनका जो विजन है वो हर बार उनकी जब भी वो इस तरह की स्पीचेस देते हैं तो उसमें सामने आती है। आज जो उन्होंने विशेष बात ये भी कही कि उन्होंने एक तरह से जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, कहा कि वो आदर्श है कहीं ना कहीं, जो उनकी चेतना के जरिए जिस तरह से ये राष्ट्र जागृत रहा है, राष्ट्रीय चेतना जागृत रही है, तो उन्होंने कहा कि हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा करके रहेंगे, जो हजारों वर्षों से जो हमारा बलिदान है वो बेकार नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं आरएसएस के स्वयंसेवकों का आदर्श 2047 के सपनों को सिद्ध करेगा, पूरा करेगा। देखिए निखिल जी, उन्होंने दरअसल दो पक्ष में उसको कहा। संघ का स्थापना के समय से ही ये एक विचार रहा है कि हमको केवल स्वाधीनता नहीं प्राप्त करनी है, हमको स्वतंत्रता, यानी हमारा पूरा तंत्र जो है वो भारत के विचारों पर हो, विदेशी गुलामी के सारे तत्व से हम मुक्ति पाए। और इसका विश्लेषण करते हुए प्रधानमंत्री जब आज कहते हैं कि आज भारत उन बेड़ियों को तोड़ रहा है और पुरानी जो गुलामी की मानसिकता है उससे निकलने के लिए, तो उन्होंने दंड संहिता का उदाहरण दिया, उन्होंने नौसेना के ध्वज का उदाहरण दिया, फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतीक जैसे उस पर अभी अंकित किया गया है, फिर उसके साथ साथ अंडमान के द्वीपों का उदाहरण दिया। तो ये जो डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस है उससे हमने एक बहुत बड़ा, जैसे उन्होंने राम मंदिर के स्थापना का भी उल्लेख किया, तो ये एक तरफ हम डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस तो करते आए हैं, लेकिन आने वाला समय है। अभी जैसे हमने निखिल देखा, हाल ही में संघ की भी एक महत्वपूर्ण
प्रतिनिधि सभा बंगलोर में हुई और वहां पे संघ ने भी कहा कि सशक्त और समृद्ध भारत जो है, एकात्म भारत जो है, जो प्राचीन संस्कृति के मूल्यों पर तो खड़ा है लेकिन समसामयिक चुनौतियों का हल ढूंढता है, ऐसा भारत विश्व में शांति और समृद्धि दोनों लाने के लिए एक आवश्यक और तो 100 वर्ष का संकल्प संघ ने भी लिया है अगले 20 वर्ष के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक कॉन्ग्रुएंस, एक विचारधारा में समन्वय हमको स्पष्ट रूप में यहाँ पे दिखाई देता है कि जो 2047 की बात, संघ ने तो 2047 की बात नहीं की है, संघ तो ये कहता है कि जल्द से जल्द हासिल करना है और सारे समाज को संगठित करना है कि संघ की आवश्यकता ही ना पड़े। संघ जिस मूल्यों पर चल रहा है, जिस संकल्प का साथ, सेवा भाव के साथ काम कर रहा है, वो हर समाज का नागरिक करने लगे तो संघ की अलग से काम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये संघ का मूल विचार है। अलग अलग क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक जाकर उस विचार की प्रेरणा के आधार पर जो काम कर रहे हैं, उसका जो आज हमको परिणाम दिख रहा है, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि कुछ वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से, कुछ सेवा भारती के माध्यम से, कुछ विद्या भारती के माध्यम से, एकल विद्यालयों के माध्यम से संघ के स्वयंसेवक जो लाखों प्रकल्प चला रहे हैं, जिसके कारण समाज में जो आयुष्मान भारत की भी प्रधानमंत्री जी ने बात की कि ये सहभागिता के सिवा पूरा नहीं हो सकता। समाज की ये स्वयं सेवकत्व, स्व से राष्ट्र की सेवा करने का भाव समाज में जागरूक करने का एक संस्कार संघ की शाखा में और संघ की कार्य पद्धति में जो मिलता है, उसी का ये परिणाम है। एक तरीके से प्रधानमंत्री ये बता रहे थे और आने वाले समय में इसकी और भी आवश्यकता है यदि हमको हमारे जो संकल्पों को सिद्धि तक लेकर जाना है। बिल्कुल, और उस संकल्प को सिद्ध करेंगे, ये प्रधानमंत्री ने एक बार दृढ़ विश्वास जताया। अश्विनी, चलते चलते आपसे एक सवाल मैं चाहूंगा संक्षेप में जवाब दें कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा को अपने अपने तरीके से लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, लोकतांत्रिक देश है और प्रधानमंत्री की यात्रा है तो इसके राजनीतिक निहितार्थ भी ढूंढे जाएंगे और फिर इसमें तो आप ये भी कह सकते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी, लेकिन उसके बावजूद इसमें सियासत भी ढूंढी जा रही है। ये कहा जा रहा है कि आरएसएस के साथ बीजेपी अपने संबंधों को सुदृढ़ कर रही है। कुछ तमाम इस तरह की जो बातें हैं, उस सब के बीच आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश की है और ये बताया है कि राष्ट्र प्रथम का जो उनका संदेश है वही वो नागपुर से भी देते हैं जो वो दिल्ली से देते रहे हैं? निश्चित तौर से देखिए, यही मैंने कहा था कि द्वितीय स्तर संघचालक ने कहा कि राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम नामम, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र है। ये संघ की मंत्र दृष्टा गुरु जी ने कहा और उसी मंत्र साधक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको व्याख्यायित करते हुए स्थापित किया राष्ट्र प्रथम। राष्ट्र प्रथम की अवधारणा संघ की हमेशा से रही है और राष्ट्र कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, राष्ट्र हमारी सांस्कृतिक सीमा है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अधिष्ठाता के रूप में डॉक्टर हेडगेवार ने जिस संगठन को खड़ा किया वो आज वटवृक्ष के रूप में, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, और उस वटवृक्ष की एक एक शाखा अपने आप में वृक्ष है और उस वृक्ष के जो फल हैं वो कहीं ना कहीं आज परिणत हो रहे हैं सकारात्मक रूपों में। जो इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? अश्विनी, प्रतिरोध के बाद, अनेक प्रतिशोध के बाद। अश्विनी, दरअसल सवाल मेरा ये था कि मेरा सवाल ये था कि जो इसमें सियासत ढूंढ रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? निश्चित तौर से उनसे ये कहेंगे कि माधव नेत्रालय का विस्तारित परिसर जो है वो नेत्र दोषों के निदान के लिए है। अगर वैचारिक नेत्र दोष उनको दृष्टि दोष है तो उसका भी निदान संघ के जो वांग्मय है उनको पढ़ने से होगा, संघ की शाखाओं में आने से होगा, उंगली उठाने से नहीं होगा। बहुत छोटा सा मैं जवाब दूंगा। हिंदुत्व के मामले पर अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग तरीके से उसको व्याख्यायित करते हैं, लेकिन हिंदुत्व की जो परिभाषा संघ ने स्थापित की है वो ये है, जो भी व्यक्ति भारत की भौगोलिक सीमा में, भारत की मनोभूमि में, भारत की वैचारिक भूमि में इस धरती को अपनी मातृभूमि माने, अपनी पितृभूमि माने, यहाँ के महापुरुषों को अपना आदर्श माने, वो किसी भी पंथ का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, वो हिंदू है। हिंदुत्व जीवन दर्शन है, हिंदुत्व संस्कृति है, हिंदुत्व जीवन शैली है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ जो है जीवन ध्येय है, जीवन लक्ष्य है, जीवन के अर्थ बताता है। ठीक है। तो निश्चित तौर से बाहर से जाकर अपने हिसाब से चीजों को देखना वो नहीं है। आज प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना और संबोधन करना उन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति है जिसमें जगत गुरु भारत की संकल्पना जो हमारे पुरखों ने की है उसको चरितार्थ करने के लिए राष्ट्र को प्रेरणा देना और उस प्रतिबद्धता को व्यक्त करना जिसमें कहा जाता है त्वदीय कार्याय बद्धा कटियम तमाश शुभामिशम देहित्वत्पूर्ते। हमने
हमने कमर कस रखी है कि हम परम वैभव पर राष्ट्र को स्थापित करेंगे। बिल्कुल, कमर कस रखी है कि परम वैभव तक राष्ट्र को पहुंचाएंगे। जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करके रखेंगे। अश्विनी, आपने अपनी बात बहुत लाजवाब तरीके से कही है, और जिसको विचार दृष्टि दोष तो माधव नेत्रालय ठीक करता है, जिसको विचारों में अगर दोष है तो वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। फिलहाल प्रफुल्ल केतकर जी ने भी इस बात को बहुत ही तरीके से रखा है। प्रफुल्ल केतकर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। अश्विनी, आपका भी शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी अमित शाह के मिशन बिहार की। ब्रेक के बाद देखिए अमित शाह का मिशन बिहार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा